शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम गणित के पाठ बहुपद की पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि हम बहुपद का भाग 2 देखेंगे। इसी तरह हम सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के भाग 3 और 4 को देखेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को देखेंगे। इसी तरह सामाजिक विज्ञान में हम कृषि की पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे, जो है भारत में राष्ट्रवाद। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा बहुपद के बारे में, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में और बहुपद के घात के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपद के शून्य के बारे में जानने से पहले हम बहुपद का मान के बारे में जानेंगे। जब हम हमारे बहुपद में x के मान को सर्वत्र x के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें हमारे बहुपद का मान मिल जाएगा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px, जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3x घटा 2। हमें हमारे बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 1 पर, यानी कि अब जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा p1 बराबर 5 गुणे 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 3 गुणे 1 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 घटा 2 जमा 3 घटा 2, यानी कि 4। यानी हमारे बहुपद px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2 का मान x बराबर 1 पर 4 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px बराबर 5 गुणे x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा 3 गुणे x घटा 2। अब हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हम 0 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा p0 बराबर 5 गुणे 0 की घात 3 घटा 2 गुणे 0 की घात 2 जमा 3 गुणे 0 घटा 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0 घटा 0 जमा 0 घटा 2, यानी कि घटा 2। यानी कि हमारे बहुपद का मान x बराबर 0 पर घटा 2 है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px, जो कि बराबर है x घटा 1 के।
हमें हमारे बहुपद का मान x बराबर 1 पर प्राप्त करना है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे बहुपद में x है वहाँ हम 1 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा P1 बराबर 1 घटा 1, यानी कि 0। हमें P1 बराबर 0 मिला है। क्योंकि P1 बराबर 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 बहुपद Px का शून्यक है। आइए जानते हैं कि बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। x का वह वास्तविक मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा था, हमें P1 बराबर 0 मिला था, इसलिए 1 हमारे बहुपद Px का एक शून्यक था। अब हम रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि Px बराबर Ax जमा B, जहाँ पर A हमारा 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। अब हमें Px का शून्यक ज्ञात करना है। यह हम कैसे कर सकते हैं? Px का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बहुपद समीकरण Px बराबर 0 को हल करना पड़ेगा। अब Px बराबर 0 का अर्थ है Ax जमा B बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा Ax बराबर घटा B, जिससे हमें x का मान मिलेगा घटा B बटे A, और घटा B बटे A ही केवल Px बराबर Ax प्लस B का शून्यक होगा, यानी कि रैखिक बहुपद के शून्यक केवल -b बटे A ही होंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें जांच करना है कि घटा 2 और 2 बहुपद x जमा 2 के शून्यक हैं या नहीं। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x जमा 2 के। अब हम जहां हमारे पास x दिया हुआ है वहां हम 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा P2 बराबर 2 जमा 2, यानी कि 4। अब हम P-2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि हमें मिलेगा -2 जमा 2, यानी कि 0। अतः -2 बहुपद Px बराबर x जमा 2 का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद x जमा 2 का शून्यक नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x की घात 2 घटा 2 गुणे x के शून्यक है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद Px बराबर है x की घात 2 घटा 2 गुणे x के। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P2 बराबर 2 की घात 2 घटा 2 गुणे 2, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। अब हम Px में सर्वत्र x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा P0 बराबर 0 की घात 2 घटा 2 गुणे 0, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 और 0 दोनों ही बहुपद Px के शून्यक हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद Px बराबर 2 गुणे x जमा 1 का एक शून्यक ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि बहुपद Px बराबर है 2x जमा 1 के। शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बहुपद समीकरण Px बराबर 0 को हल करना होगा, जिससे हमें मिल जाएगा 2x जमा 1
बराबर 0, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा घटा 1/2, यानी कि घटा 1/2 बहुपद px का शून्यक है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यक। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबियन क्लब का नेता बन गया था ये पढ़ा था और उसने कितनी कठोर नीति अपनाई थी के बारे में भी पढ़ा था। इस नीति के चलते उसने लुइस 16 को मौत के घाट उतार दिया था। फिर हमने मध्य वर्ग के उदय के बारे में भी पढ़ा। बास्तिल किले पर हमला क्यों और कैसे हुआ ये भी जाना। आखिर में हमने 1791 में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हो गया था, इस प्रक्रिया को भी समझा। अब इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ के भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे आतंकराज, डायरेक्टरी शासित फ्रांस और आखिर में महिलाओं की क्रांति। सबसे पहले समझते हैं आतंकराज। देखिए दोस्तों, 1793 से 1794 के बीच आतंक का युग था, क्योंकि इस समय में रोबेस्पियर की बहुत ही कठोर नीति थी। इस समय में दोस्तों ये होता था कि गणतंत्र के शत्रुओं को, जैसे कि पादरी, कुलीन वर्ग, जो भी असहमत होते थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमे भी चलाए जाते थे। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी साबित हो जाता था तो उसे गुलोटिन पर चढ़ाकर उसका सर कलम कर दिया जाता था, जैसे कि आप इस चलचित्र में देख सकते हैं। ये है गुलोटिन। गुलोटिन क्या होता है, आइए जानते हैं। ये एक प्रकार की मशीन थी जिसके ऊपर रखकर दोषी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गुलोटिन ने किया था। इसके साथ दोस्तों सामाजिक राजनीतिक बदलाव भी हुए, जैसे बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के प्रयास किए गए। तो अंत में ये हुआ कि जुलाई 1794 में न्यायालय ने रोबेस्पियर को दोषी साबित कर दिया और उसे गुलोटिन पर चढ़ाकर मौत की सजा दे दी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था। देखिए दोस्तों, डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका होती है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता की भागदौड़ मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथों में चली गई। इन संविधान में चुनी गई 2 विधान परिषद थी। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को यानी डायरेक्टरी नियुक्त की। डायरेक्टरी का झगड़ा हमेशा विधान परिषदों से हो जाता था, जिसकी वजह से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय को प्रोत्साहन मिला था। लेकिन इसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता
तथा बंधुत्व जैसे आदर्श हमेशा से ही प्रेरक बने रहे। महिलाओं की क्रांति। दोस्तों, इस स्लाइड में हम फ्रांस की महिलाओं के संघर्ष को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो फ्रांस की महिलाएं थीं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियों में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ करती थीं। ज्यादातर थर्ड स्टेट की महिलाएं बाहर जाकर काम करती थीं, जैसे बुनाई, सिलाई, बाजारों में फूल बेचना आदि। अनेक महिलाएं वेश्यावृत्ति में भी शामिल थीं। दोस्तों, पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ संपन्न घरों की लड़कियों को ही था, जो कॉन्वेंट में पढ़ लेती थी। वहीं दूसरी ओर इन गरीब महिलाओं को तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम करना ही पड़ता था। तो महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए और चर्चा करने के लिए खुद के क्लब खोले, जिनमें से सबसे प्रमुख और मशहूर क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। दोस्तों, इन महिलाओं की बस इतनी सी ही मांग थी कि इन सबको भी पुरुषों की बराबरी के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ साथ मताधिकार, असेंबली के चुनावों में भाग लेने का अधिकार तथा राजनीतिक पदों की मांग भी इन महिलाओं ने रखी। दोस्तों, जो ये क्रांतिकारी सरकार थी, इसने महिलाओं के लिए अनेक प्रयास किए और इनकी स्थिति में सुधार के लिए कुछ कानून भी लागू किए गए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया और जबरदस्ती शादी को रोका गया। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष लेकिन चलता ही रहा। आतंकराज के समय क्लबों को बंद कर दिया गया और कई नेतृत्व करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से काफियों को फांसी चढ़ा दी गई। आखिरकार फ्रांस की महिलाओं को 1946 में मताधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये महिला जो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये है क्रांतिकारी ओलंप दे गूज। ये फ्रांस की क्रांति के दौरान राजनीतिक रूप से सबसे सक्रिय रहने वाली महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का कड़ा विरोध किया, क्योंकि इस घोषणा पत्र में महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। 1791 में एक महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया और इस पर कार्रवाई करने के लिए इसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास भेजा गया। तो ये था महिलाओं की क्रांति का इतिहास। आइए अब याद करते हैं कि इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा। इस वीडियो में आज हमने सीखा आतंक राज, फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस और आखिर में महिलाओं की क्रांति। चलिए अब देख लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस में किस तरह से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, क्रांति और रोजाना की जिंदगी किस तरह से व्यतीत होती थी और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट का आना। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप घर जाकर फ्रांसीसी क्रांति पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 1 से पढ़ना ना भूलें। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। इस पाठ के भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले दास प्रथा कैसे शुरू हुई और इसका उन्मूलन कैसे हुआ। फिर पढ़ेंगे फ्रांस में क्रांति और रोजाना की जिंदगी, और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट का आना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दास प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे दास प्रथा कैसे शुरू हुई और फिर इसका उन्मूलन कैसे हुआ। देखिए, यूरोपीय दूर के देशों में काम करने नहीं जाना चाहते थे। इससे बागानों में जैसे कैरीबाई उपनिवेश, चीनी, तंबाकू, नील एवं कॉफी में श्रम की कमी हो जाती थी। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था। दास व्यापार की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। फ्रांसीसी व्यापारी बोर्दे या नांदे बंदरगाह से अफ्रीकी तटों पर जहाज ले जाते थे। इन दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर को पार कर उन्हें जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जाता था। अंत में 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी दासों की मुक्ति में एक कानून बनाया। लेकिन दोस्तों, 10 वर्षों के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे कि हम पहले देख ही चुके हैं कि राजशाही से किस तरह से गणतंत्र फ्रांस में स्थापित हुआ और फिर से तानाशाही स्थापित हो गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी सरकारों ने कानूनों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के विचारों को प्रोत्साहन दिया और लोगों के दैनिक जीवन में उतारने की भी कोशिश की गई। सन 1789 में बास्तील किले के विध्वंस होने के बाद एक महत्वपूर्ण कानून लागू किया गया, जो था सेंसरशिप की समाप्ति का कानून। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? आइए समझते हैं। देखिए, सेंसरशिप का मतलब होता है किसी भी जानकारी, महत्वपूर्ण बात या विचार को प्रकाशित या छापने से पहले उस पर नियंत्रण करना या अधिकारों के बाद पारित करना। पहले सांस्कृतिक गतिविधियों को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पारित किया जाने पर ही प्रकाशित किया जाता था। पर अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार यानी स्वाभाविक अधिकार या नेचुरल राइट्स का रूप दे दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत अब किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। दोस्तों, प्रेस का तरीका बहुत ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि अनपढ़ लोग भी इन नए विचारों को समझ सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के बारे में। तो दोस्तों, अब ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया। उसने पुराने राजवंशों को समाप्त किया और नए साम्राज्य स्थापित कर दिए। दोस्तों, शुरू में अनेक लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, पर बाद में उसकी सेनाओं से लोग डरने लगे। नेपोलियन ने खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत घोषित किया। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक सच्ची क्रांति है, क्योंकि इसमें शुरुआत तो हुई थी राजशाही से, फिर धीरे धीरे गणतंत्र स्थापित हुआ और आखिर में आते आते फिर से राजशाही स्थापित हो गई। यहां से फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो जाती है और नेपोलियन का राज शुरू हो जाता है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये हरा भाग जो है ये है फ्रांस। इसके साथ साथ नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड और इटली पर भी अपना कब्जा कायम कर लिया था। तो हम ये कह सकते हैं
कि फ्रांस का जो भी दुनिया में दबदबा था वह नेपोलियन की वजह से ही स्थापित हुआ था। 1815 के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई और इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति यहाँ खत्म हो गई। आइए अब याद करते हैं कि इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा। इस वीडियो में आज हमने सीखा सबसे पहले दास प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद क्रांति और रोजाना की जिंदगी और आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट का आना। अगली वीडियो में हम भारत और समकालीन विश्व एक की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो 5वीं अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहाँ पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है। चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में
यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रिडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना।
हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने कृषि के बारे में जानते हुए भारत में उगाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की कृषियों और उनको उगाने की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय के बाकी अन्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वे बिंदु कौन कौन से हैं। आज के इस अध्याय में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था और कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई। हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति भी इसी युग में आई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग इत्यादि के लिए फसल बीमा के प्रावधानों और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भूदान ग्रामदान की। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था जताई थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार वे जब आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए
कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करेंगे और उन्हें जमीन मुहैया करवाएंगे। इसी बीच अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। दोस्तों, इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार जो गांव के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को गांव देने की पेशकश की। इसे ही ग्रामदान कहा गया। दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, क्योंकि यदि कृषि में गिरावट होगी तो बाकी कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। साथ ही बागवानी विकास और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। हमारे देश के कुछ प्रदेश, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं को प्रदान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। दोस्तों, भारतीय उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार लोग जो गरीब हैं बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत के गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। गरीबी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले वैश्वीकरण को जानते हैं। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव है। अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। दोस्तों, 19वीं सदी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के अनेक देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। वर्तमान समय में चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है।
भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन छोटे जोतों पर खाद्यान्नों के अलावा अन्य लाभदायक फसलों को उत्पादित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जानी चाहिए, लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिसके कारण छोटे किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में चर्चा की। भूदान और ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। आज के इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध का भारत पे असर जानेंगे। इसके बाद हम सत्याग्रह और खिलाफत के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। सबसे पहली बात ये आती है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। इस नेता का नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रह का विचार पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला, 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दूसरा, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान
लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और तीसरा, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक चाहते थे। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू हुआ। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूसों और हड़तालों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इसके चलते मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करा दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाले बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। बदले में सरकार द्वारा लोगों को कोड़े मारे गए और गांव में बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस बात की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता यानी
खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 के विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा सत्याग्रह का विचार और रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके साथ साथ हमने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सबको आज पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने क्लास 9 में आज गणित के पाठ बहुपद की पढ़ाई की और सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा की। क्लास 10 में हमने विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ा। सामाजिक विज्ञान में हमने पाठ कृषि को पढ़ा और भारत में राष्ट्रवाद पाठ की शुरुआत की। इसके साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।